नमस्कार, खेल समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और हमेशा की तरह से आज हम देखेंगे कि क्या कुछ आज के दिन खेल जगत में क्या कुछ सुर्खियां बनकर के सामने आती रहीं, इन सब पर नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं हमेशा की तरह स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 को 30 रन से जीत वेस्टइंडीज ने 3 मैच की सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। 3 विकेट लेने वाले रोमारियो शेफर्ड बने प्लेयर ऑफ द मैच। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की आज से होगी शुरुआत। 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच की नजर 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब पर। ईपीएल में चेल्सी की धमाकेदार जीत। चेल्सी ने वोल्व्स को 6-2 से हराया। नोनी मोडुएके ने लगाई हैट्रिक। वहीं लिवरपूल ने ब्रेंटफोर्ड को दी शिकस्त। और डायमंड लीग में स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट में अपना ही विश्व रिकॉर्ड किया ध्वस्त। लगाई 6.26 मीटर की छलांग। और अब खेल जगत की तमाम खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं क्रिकेट की खबर के साथ, जहां पर वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच वेस्टइंडीज ने 30 रन से अपने नाम कर लिया। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 179 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 19.4 ओवर में 149 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से रोमारियो शेफर्ड ने 3 विकेट लिए और वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। वेस्टइंडीज ने पहला मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया था। और 28 अगस्त से पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत होने जा रही है। पेरिस पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत 28 अगस्त से होगी, जहां भारतीय पैरा एथलीटों पर नजर रहेगी। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की थी। ऐसे में इस बार उम्मीद इससे आगे निकलने की है। भारतीय दल में कुछ बड़े नाम हैं, तो कौन से हैं वो बड़े नाम, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ओलंपिक के बाद अब नजर पैरालंपिक पर है, जहां भारतीय पैरा एथलीटों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। पैरा तीरंदाजी में सबसे बड़ा नाम शीतल देवी रहने वाली हैं। शीतल देवी का ये पहला पैरालंपिक है। शीतल ने पिछले साल पैरा एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण समेत 3 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। वहीं पैरालंपिक की बात हो और सुमित अंतिल का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सुमित ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ऐसे में उनसे एक बार फिर उसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद रहेगी। सुमित 3 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं और एक बार फिर इस कड़ी में खुद को आगे रखने के लिए तैयार रहेंगे। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी में बड़ा नाम है। इन्होंने पिछले पैरा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर तहलका मचा दिया था। ऐसे में अवनी से पेरिस पैरालंपिक में भी अचूक निशाना लगाने की उम्मीद रहेगी। पैरा बैडमिंटन में सुहास यतिराज के बगैर बात पूरी नहीं हो सकती। टोक्यो पैरालंपिक में इस खिलाड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया था। ऐसे में इस बार कहीं न कहीं उनसे पदक के रंग को बदलने की हसरतें परवान चढ़ती नजर आएंगी, जिसे ये खिलाड़ी अपने उम्दा खेल से पूरा करने की कोशिश में रहेगा। सुयश यादव की बात करें तो ये पैरा तैराक टोक्यो ओलंपिक में 5वें स्थान पर रहा था। हालांकि पिछले साल चीन में हुए पैरा एशियाई खेलों में इस तैराक ने अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो पेरिस पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर को इस बार भी गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद कर रहे हैं। कृष्णा नगर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक प्रसाद ने। पेरिस पैरालंपिक्स की शुरुआत बस कुछ दिनों में होने ही वाली है और हमारे साथ कृष्णा नागर इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, जिन्होंने टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। कृष्णा, आप पैरालंपिक्स स्टार्ट होने वाला है, पेरिस पैरालंपिक्स, और टोक्यो में आपका गोल्ड मेडल था, तो किस तरह से अभी आपकी इस प्रिपरेशन है पेरिस के लिए, और
आप किस तरह से देख रहे हैं अपने गोल्ड मेडल को डिफेंड करने? आई थिंक हाँ, मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मेरा जो मेडल है उसको डिफेंड कर सकूँ, मेरा जो गोल्ड मेडल रहा है टोक्यो का। और हाँ, कोशिश पूरी यही है कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ, जैसे कि मैं हर बार देता हूँ। और इस बार भी मेरा यही है कि मैं कॉन्फिडेंट भी हुई मेरे गेम को लेकर के। बस बाकी जो भी सिचुएशंस है, बाकी जो भी कंडीशंस है, वो सब आगे जाके पता पड़ेंगी पेरिस में कि कैसा कोर्ट है, कैसा है क्या है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं दोबारा से अपना मेडल लेकर के आ सकूँ। कृष्णा, अब देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स लाई है पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी स्टार्ट हुआ है और जिस तरह से सरकार काम कर रही है पैरा स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, तो आप इस कदम को सरकार के किस तरह से देखें? आई थिंक जिस हिसाब से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बहुत बेटर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी प्लेयर्स भी बहुत बढ़ चुके हैं और कंपटीशन भी बहुत बढ़ चुका है प्लेयर्स, क्योंकि तो ये बेटर ही है कि पैरा में जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जो भी प्लेयर्स हैं बहुत एक्टिव रहेंगे और अपने गेम को लेकर के बहुत सीरियस रहेंगे। और जिस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली हर तरीके से, तो बहुत बेटर है ये हमारे लिए। रियो में हमारे 4 मेडल्स आए थे और हमारा जो कंटिजेंट था वो 19 का था। टोक्यो में बढ़ के 54 का हुआ और इस बार हम सबसे ज़्यादा एथलीट्स भेज रहे हैं 84 की। तो अब जो पैरा स्पोर्ट्स का जो ग्रोथ हुआ है इंडिया में, वो आप इसको किस तरह से देखते हैं? किस तरह से ये मील का पत्थर साहब? जो ग्रोथ हुआ है पैरालंपिक्स में जो पैरा प्लेयर्स का बहुत बेटर है। बढ़िया ही है कि जिस तरीके से कंटिजेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अब इस बार भी यही कोशिश रहेगी कि हम 25+ मेडल्स लेकर के आएँ। सो होप वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो ये थे पैरा बैडमिंटन प्लेयर कृष्णा नागर, जिन्होंने टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीत के धूम मचा दी थी और अब इनकी निगाहें पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल अपना डिफेंड करना है। कैमरामैन उत्तम के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देशवासियों से 28 अगस्त से शुरू होने वाले पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का अनुरोध किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 84 खिलाड़ियों वाला देश का अब तक का ये सबसे बड़ा दल है इस पैरालंपिक में जो हिस्सा लेने जा रहा है। सभी देशवासी #cheer4Bharat का नारा लगाएं और हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। पेरिस पैरालंपिक शुरू हो रहा है। भारत के अभी तक के सबसे बड़ा दल 84 पैरा जाबाज जो पैरालंपिक में अपना दमखम दिखाएंगे। वक्त है उन्हें प्रेरित करने का, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का। तो इस पैरालंपिक में बढ़ाए उनका हौसला और लगाए नारा चीयर फॉर भारत। नई दिल्ली एम्स परिसर में पहली बार जूनियर ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के ताइक्वांडो खिलाड़ी बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन दिव्यांग फेडरेशन एम्स के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता संत देव चौहान ने किया। फर्स्ट वॉरियर्स कप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य खेल भावना के साथ ही साथ आत्म सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिल्ली एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट निरुपम मदान, विशिष्ट अतिथि डीसीपी जितेंद्र मनी समेत कई अन्य महान दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और अब बात कर लेते हैं यूएस ओपन की। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की शुरुआत 26 अगस्त से हो रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिरकार महिला वर्ग में वो कौन कौन से बड़े नाम हैं जो इस बार भी खिताब के फेवरेट के तौर पर सामने हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की शुरुआत आज से हो रही है। महिला वर्ग में बात करें तो यहाँ सबसे पहला नाम विश्व नंबर 1 ईगा श्वांतेक का आता है। श्वांतेक दूसरी बार इस खिताब को अपना बनाने के इरादे के साथ उतरेंगी। ईगा ने साल 2022 में यूएस ओपन के खिताब पर कब्जा जमाया था। हालांकि पिछले साल ईगा को चौथे दौर से ही बाहर का रास्ता देखना पड़ा था, लेकिन श्वांतेक ने इस साल फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। ऐसे में क्ले कोर्ट की बादशाहत हार्ड कोर्ट पर कितना धमाल मचा पाती है, इस पर कहीं न कहीं नजरें रहेंगी। श्वांतेक ने हाल ही में खत्म हुए पेरिस ओलंपिक में भी कांस्य पदक को अपना बनाया था। डिफेंडिंग चैंपियन कोको गॉफ के प्रदर्शन पर गौर करें तो हाल ही में उन्हें सिंसिनाटी ओपन के दूसरे दौर से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। ऐसे में उनकी ये फॉर्म उनके आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट पैदा कर सकती है। वहीं 2022 की विंबलडन चैंपियन एलेना रायबाकिना को भी कम नहीं आंका जा सकता। विश्व नंबर 4 इस खिलाड़ी ने इस सीजन धमाल मचा रखा है। उन्होंने ब्रिस्बेन, अबू धाबी और स्टटगार्ट ओपन का खिताब अपने नाम किया। आर्यन सेबलंका की बात करें तो इस खिलाड़ी की बड़ी सफलता सिंसिनाटी ओपन का खिताब है, जो निश्चित रूप से उन्हें यूएस ओपन का बड़ा दावेदार बनाता है।
जेसिका पेगुला की बात करें तो सिंसिनाटी ओपन के फाइनल में इस खिलाड़ी को हार मिली, लेकिन फिलहाल एक हार इस खिलाड़ी के कौशल को कम नहीं आंक सकती। पेगुला भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने होंगी। 2 बार की चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका इस बार वाइल्ड कार्ड धारक हैं। पिछले साल वो इस ग्रैंड स्लैम में नहीं उतरी थीं। हालांकि इस बार उनका फॉर्म ट्रैक पर नहीं दिख रहा। दरअसल इस बार वो सिंसिनाटी के क्वालिफायर्स से भी आगे नहीं बढ़ पाई थीं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो ये तो महिला वर्ग में बड़े नाम थे, लेकिन पुरुष वर्ग में कौन कौन से बड़े नाम हैं जो इस बार यूएस ओपन के फेवरेट के तौर पर सामने आ सकते हैं, उसको भी जान लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी खिलाड़ी टूर्नामेंट की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पुरुष वर्ग में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, तो एक नजर दौड़ाते हैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिताब के प्रबल दावेदारों पर। पुरुष वर्ग में यूएस ओपन के पहले दावेदार हैं विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। नोवाक 4 बार के यूएस ओपन विजेता हैं। उन्होंने साल 2011, 2015, 2018 और 2023 में जीत दर्ज की थी और इस बार अपने 5वें खिताब का बचाव करते नजर आएंगे। हालांकि फ्रेंच ओपन के दौरान नोवाक के घुटने में चोट लग गई थी और उन्हें मजबूरन टूर्नामेंट को बीच में छोड़कर बाहर होना पड़ा था, लेकिन सर्जरी के बाद वे पेरिस ओलंपिक में शामिल हुए थे और स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ऐसे में जोकोविच को यूएस ओपन के खिताब का प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इटली के जेनिक सिनर भी यूएस ओपन 2024 के खिताब के प्रबल दावेदार हैं। वे ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर खिताब जीत चुके हैं। हालांकि वे फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में अल्कराज से हारकर बाहर हो गए थे। वहीं पेरिस ओलंपिक में वे अस्वस्थ होने की वजह से खेल नहीं पाए थे। अब उनकी नजर यूएस ओपन पर टिकी होगी। यूएस ओपन के खिताब के दावेदारों की सूची में युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज भी पीछे नहीं हैं। वे एक मजबूत खिलाड़ी और यूएस ओपन 2022 के चैंपियन हैं, जो इस साल भी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। अल्कराज ने विंबलडन 2024 के फाइनल में जोकोविच को हराकर खिताब का बचाव किया था। ऐसे में आत्मविश्वास से भरे अल्कराज यूएस ओपन के खिताब के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने होंगे। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव इस वर्ष अपने पहले ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश को पूरी करने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे। अलेक्जेंडर 2 ग्रैंड स्लैम के फाइनल तक पहुंचे हैं, हालांकि वे खिताब नहीं जीत सके। उनकी कोशिश अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब के सूखे को खत्म करने की होगी। डेनिल मेदवेदेव यूएस ओपन 2021 के विजेता हैं, जो उनका एकमात्र ग्रैंड स्लैम खिताब है। मेदवेदेव को यूएस ओपन 2024 का खिताब जीतने के लिए अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आने की आवश्यकता है। डेनिल मेदवेदेव यूएस ओपन 2021 के विजेता हैं, जो उनका एकमात्र ग्रैंड स्लैम खिताब है। मेदवेदेव को यूएस ओपन 2024 का खिताब जीतने के लिए अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आने की आवश्यकता है। मेदवेदेव ने मई 2023 में इटालियन ओपन के बाद से कोई एटीपी टूर्नामेंट नहीं जीता है। उम्मीद जताई जा रही है कि वे इस टूर्नामेंट में वापसी करेंगे। जाहिर तौर पर जब दुनिया भर के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी यूएस ओपन के कोर्ट पर उतरेंगे तो उनके बीच कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार खिताब पर किसका कब्जा होता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई यूएस ओपन का रोमांच अपने चरम पर दिखेगा। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में अपने नाम की धूम मचाने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर को भरोसा है कि वो अगले ओलंपिक में मेडल का रंग बदलने में जरूर कामयाब होंगी। इसके साथ ही साथ मनु ने इस बात को भी माना कि टोक्यो ओलंपिक से पेरिस ओलंपिक तक की उनकी यात्रा अनुभव से भरी रही। मनु भाकर से पेरिस ओलंपिक में मिली उनकी सफलता और उनकी कामयाबी ने किस तरह से देश में निशानेबाजी के खेल को एक नया आयाम दिया है, इस पर डीडी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। तो आप देखिए ये साक्षात्कार और हमें दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार। इतिहास रचना बच्चों का काम नहीं, लेकिन अनुभवों से सीख सीख कर बच्चे बड़े होते हैं और इतिहास रच डालते हैं। और ऐसा ही कुछ किया है हमारी मेहमान भारतीय निशानेबाज मनु भाकर, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। मनु, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई डीडी न्यूज़ की ओर से कि आपने पेरिस ओलंपिक में देश का परचम लहराया और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली आज़ाद भारत की पहली भारतीय खिलाड़ी रही। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मनु, ये अपनी तरफ होता है कि सक्सेस मिलती है, उसके बाद जिस तरह से शोहरत मिलती है, जिस तरह से नाम होता है, सब कुछ अपनी तरफ एक तरफ होता है। लेकिन क्या वाकई जब आप पेरिस ओलंपिक जा रही थी तो क्या उस वक्त दिलो जहन में इस तरह का कहीं ख्यालात था कि जब जा रहे हैं तो इस कामयाबी के साथ वापस आएंगे, कि अब चारों तरफ जो चर्चा है वो सिर्फ एक ही एथलीट की है और वो है मनु भाकर? सर, मैंने तो सिर्फ ओलंपिक तक ही सोचा था, मैचेस तक ही सोचा था। उसके बाद का तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेडल आएगा तो क्या होगा या मेडल नहीं आएगा तो क्या होगा, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ वही था कि परफॉर्मेंस बढ़िया से बढ़िया देनी है। और जो टोक्यो से सीखा था, जो पिछले ओलंपिक से सीखा था, उसको बस कहीं ना कहीं सही करना है, वो गलतियाँ दोहरानी नहीं है। और जो सीखा है ट्रेनिंग में, उसको जितने अच्छे तरीके से हो सके उतने अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। जिस तरह से एक लहर दौड़ी है खुशी की, लेकिन उससे पहले का मोमेंट क्योंकि आप ही अच्छे से समझा सकती हैं कि क्या कुछ दिलो दिमाग में चल रहा था, क्योंकि इंडिया का खाता नहीं खुला हुआ था और उस वक्त पे क्या इस तरह का कोई प्रेशर दिलो दिमाग पे भी था? इस तरीके का प्रेशर तो नहीं था, बस खुद से कुछ उम्मीदें थी। और प्रेशर सिर्फ इसी चीज़ का था कि जो ट्रेनिंग इतनी जो करी है उसके बाद यहाँ तक, मतलब सफ़र बहुत मुश्किल रहा है और जितना कुछ सीखा है बस मुझे अपनी तरफ से पूरा अच्छे से करना है। और रिज़ल्ट के बारे में भी नहीं सोचा था मैंने, सच में बताऊँ तो बस यही सोचा था कि बस अपना जितना हो सके बढ़िया करना है, परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए, जितना सीखा है वो पूरा का पूरा अच्छे से करना चाहिए। मनु, आपने 10 मीटर में पहले इंडिविजुअली जीता, उसके बाद जब मिश्रित टीम की बारी आई तो वहाँ पे भी आपने इतिहास रचा। तो 2 बैक टू बैक मेडल थे और उसके बाद 3rd पे जब आप 25 मीटर गई, हालांकि वहाँ पर सिर्फ महज कुछ पॉइंट से आपको रह गई, 1 पॉइंट से शायद रह गई थी उस वक्त पे आप। तो जो 1 पॉइंट रह गया है, ये किस तरह की एक आपको एक फीलिंग अंदर से दे गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथिंग मूव भी है कि जो देश है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो एक एथलीट है वो ये दिखा रहा है कि हम लगातार जो हैं वो हर कैटेगरी में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, या कुछ इस तरह की कुछ एक फीलिंग रह गई थी? जी बिल्कुल। मेरे जैसे 3 इवेंट्स हैं, 10 मीटर, मिक्स डबल्स और 25 मीटर्स। सब में ही मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी थी, पर वो गोल्ड जितनी नहीं हो पाई। और तीसरा और चौथा मुझे स्थान मिला। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मुझे आगे भी और पुश करेगा कि जो कमी थोड़ी बहुत रह गई है उसको कैसे हम समझ के उसको तराश सके। तो आई थिंक ये मैं इसको एक मोटिवेशन की तरह लेती हूँ कि आगे ये जितना किया है उससे थोड़ा सा और कुछ करना है, तभी मैं और ऊपर पहुँच पाऊँगी। अच्छा, इस सब के बीच में क्योंकि गैप्स भी थे और लगातार खबरें जो हैं वो, जब आपने फर्स्ट मेडल जीता उसके बाद आपने जब सेकंड मेडल जीता तो ज़बरदस्त एक माहौल जो था वो पूरे देश में था। तो इस सब के बीच में क्या कुछ आप तक खबरें आ रही होंगी, तो क्या आप उस वक्त क्या एक फीलिंग चल रही थी आपके जहन में, उस चीज़ को थोड़ा सा नहीं, उस समय तो मुझे कोई खबरें नहीं पता थी। उस समय तो सिर्फ यही था जो आज मैच हो गया, जैसे फाइनल आज हुआ है, पहला मेडल आया है, कल दोबारा एक और मैच है मिक्स डबल्स का, फिर उससे अगले दिन उसका फाइनल है,
फिर उससे अगले दिन ट्रेनिंग है, फिर ऑफिशियल ट्रेनिंग और फिर मैच है और फिर अगले दिन भी मैच है। तो शेड्यूल इतना हेक्टिक था कि मैंने ना तो फ़ोन यूज़ किया, ना मैंने ज़्यादा किसी से दोस्तों में भी ज़्यादा बात नहीं हुई थी। तो इतना तो नहीं पता था कि क्या चल रहा है, क्या खबरें हैं, पर बस पूरा ध्यान वहीं था कि अगला इवेंट। घर में कोई बातचीत हुई हो इस दरमियान? घर में बातचीत हुई, पर हम शूटिंग के बारे में या फिर मेडल्स के बारे में बात नहीं करते हैं। तो वो भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि मुझे किस तरीके की बातें करना पसंद है। नॉर्मली जैसे जब मैं मैचेस में होती हूँ तो हम शूटिंग के अलावा कुछ और ऐसे ही बात करते हैं। मनु, ज़ाहिर तौर पर एक एथलीट जो होता है उसका दिलो दिमाग अपने सिर्फ खेल पे फोकस होता है, लेकिन हम जब इस दरमियान आपके घर गए और वहाँ पे लोगों से जब बात की तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो थे वो निकल करके सामने आए और उनमें सब में यही था कि हमें भी अब शूटिंग में ही जो है वो अपना भविष्य बनाना है और शूटिंग में ही खुद को आगे बढ़ाना है। तो कैसे आप इस पूरे एक सिनेरियो को कैसे देखती हैं? मुझे लगता है एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है शूटिंग को लेकर। जहाँ पहले ज़्यादातर लोग जैसे स्पेशली हरियाणा में कबड्डी कुश्ती को लेकर बहुत, बॉक्सिंग हो गई, बाकी और इन सब चीज़ों को लेकर बहुत उत्साहित रहते थे। मुझे लगता है वो चीज़ शूटिंग के प्रति भी थोड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है और बहुत सारे लोग शूटिंग को एज अ करियर भी अपनाना चाहते हैं। तो आई थिंक वो अपने देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है, स्पेशली शूटिंग के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ, मैं उम्मीद करूँगी कि आगे आने वाले समय में और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो, ना सिर्फ शूटिंग में बल्कि हमारे सारे खेलों में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। बिल्कुल मनु, ज़ाहिर तौर पर खिलाड़ी अच्छा करेंगे तो उसके बेहतर रिजल्ट जो है वो सामने देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर इस ओलंपिक की बात करें, हमने मेडल भले ही 6 जीते, लेकिन आपको लगता है कि हम इस बार आगे बढ़े हैं, न केवल शूटिंग में बल्कि कुछ और भी गेम्स हैं जिनमें हमने अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। अगर शूटिंग की बात करें तो अर्जुन बपूदा को हमने देखा, रमिता जिंदल को देखा, तो जो 4th पोजीशन पे आने का एक सिलसिला शुरू हुआ है वो आप मानते हैं कि अच्छा साइन है कि हम कहीं ना कहीं हर गेम में अपने आप को आगे भी ला रहे हैं और साथ ही साथ एक अच्छे दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से इस ओलंपिक्स में हमारे 7 या 8 लोग हैं जो 4थे नंबर पर रहे हैं, जिनमें से एक मेरा भी स्थान 4थे नंबर पे था। तो मैं मानती हूँ कि प्रोग्रेस बहुत कर रहा है और शूटिंग स्पेशली अगर आप देखो तो पिछले ओलंपिक से यहाँ तक इस ओलंपिक में बहुत ज़्यादा हमने प्रोग्रेस देखी है और बिल्कुल हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर आई थिंक हमें थोड़ा सा और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तभी हम थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पर कुछ 15-20 मेडल्स जीत पाएंगे। आप जिस तरह से आप प्रोग्रेस की बात करेंगे इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से हमें अपने अब खिलाड़ियों को हर स्तर पे गवर्नमेंट की एक फैसिलिटी जो है वो मिल रही है। हमने खुद देखा कि किस तरह से पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ियों को गर्मी ना लगे इसके लिए बाकायदा AC का भी इंतज़ाम जो है वो भारत सरकार की ओर से किया गया। तो ऐसे में अब जो एफर्ट खिलाड़ी की तरफ से आना है उसको अगर थोड़ा सा एलोबरेट करके आप समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से कहाँ पर हमें खुद को आगे लाना होगा खिलाड़ियों को, जो हम अपने जो नंबर्स ऑफ मेडल्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकें। मैं मेरी तरफ से जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि जैसे दूसरे देशों में, कई देशों में बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से चुन लिया जाता है किसी खेल के लिए, या फिर उनको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें सबसे बेहतरीन जो बच्चा उसमें परफॉर्म करता है उसके लिए उसको ले लिया जाता है। तो आई थिंक अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से, जैसे शूटिंग के लिए मान लो 10 से 15 साल के बच्चों को आप ले सकते हो, फिर उनको ट्रेन कर सकते हो, उनको फिर उनके 10 साल के करियर के बाद वो इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी हो जाता है और इतना ज़्यादा एक्सपोजर भी हो जाता है कि वो ईज़िली किसी भी स्टेज पे जाके अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे जिम्नास्टिक्स है उसमें शायद 5 साल के बच्चों को लेते हैं। तो एज के अकॉर्डिंग बच्चों का सिलेक्शन अलग अलग स्पोर्ट्स में ये बहुत सारे देश करते हैं, जिनका रिज़ल्ट भी बहुत पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। अभी मोस्टली ये होता है कि हम बच्चे को कोई खेल पसंद आया, पेरेंट्स ने उसको उसमें सपोर्ट किया, वो आगे बढ़ा थोड़ा, उसके बाद सरकार ने उसको थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया, उसके बाद फिर वो वर्ल्ड लेवल पे खेलना शुरू किया। तो उसमें अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो वो बच्चा नहीं आगे आ पाता। तो उस तरीके से मैं बोल रही हूँ कि अलग अलग आप एज के एकेडमीज़ भी होनी चाहिए कि आप बच्चों को चुन लो पहले ही कि भाई ये इन खेलों के लिए। तो एक नर्सरी के तरीके का
कल्चर और सिस्टम शुरू हो जाएगा जो आगे आने वाले भविष्य के लिए, स्पोर्ट्स भविष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। उसी तरीके से जैसे जूनियर प्रोग्राम की भी बात हमने काफ़ी करी है, तो जूनियर प्रोग्राम भी उसी तरीके का था जिसमें बहुत सारे यंग बच्चों को ले लिया जाता था और उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। जी, जब हम बात करते हैं टॉप स्कीम की, जब हम बात करते हैं खेलो इंडिया की, तो इन स्कीम्स का किस तरह से बेनिफिट जो है वो ओलंपिक लेवल पे आकर के मिलता है? जी, जैसे मैं टॉप स्कीम का हिस्सा हूँ 2018 से ही, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, और वहाँ से मुझे जितना वो लोग कर सकते हैं उतना तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट मिला है। और कभी कभी होता है कि एक खिलाड़ी को अलग अलग समस्याएं होती हैं, जैसे कभी कभी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक खिलाड़ी पर होती हैं कि अगर मान लो वो 24-25 साल का लड़का है तो उसको लगता है कि भाई मतलब फैमिली को भी थोड़ा सपोर्ट करें, या फिर एटलीस्ट फैमिली से हम फैमिली के ऊपर हम रिलाय ना करें, बोझ ना बने कि मतलब पैसे उधर भी हम फैमिली से भी लेने पड़ रहे हैं। तो एक लेवल के बाद जब आप टॉप स्कीम में आते हो उसके बाद आपको इन सब चीज़ों से आप फ्री हो जाते हो कि मुझे अगर विदेश में ट्रेनिंग करनी है, या फिर मुझे कुछ इक्विपमेंट चाहिए है, या फिर अगर रोज़मर्रा के खर्चे की बात है तो वो उन सब की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो एक रिलीफ की तरीके से हम देख सकते हैं उसको। और आई थिंक फॉरेन एक्सपोजर हो गया, कुछ कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, तो उन सब के लिए भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल मनु, ज़ाहिर तौर पर एक सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस सब से हट करके एक सवाल आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि पेरिस ओलंपिक के दरमियान सब कुछ ऐसी यादें जो आप अपने साथ यहाँ पर शेयर करना चाहें, क्योंकि मेडल आने के बाद एक अलग ही माहौल था पूरे इंडियन कैंप में, कुछ उससे जुड़ी कोई ऐसी याद जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहें? मेरे ख्याल से मुझे 2-3 लोगों ने तो बोला था कि मतलब परफॉर्मेंस जैसे हमारी काफ़ी अच्छी रही थी, मेरी पर्सनली बहुत बढ़िया रही थी, तो उन्होंने बोला था कि हमें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, मोटिवेटेड सा फील हो रहा है, हमें भी ऐसे लग रहा है कि हमें भी अच्छा करना है। तो उस तरीके का माहौल बहुत अच्छा लगता है जब मतलब अगर कोई बच्चा हमारी टीम से मेडल लाता है तो हमें भी लगता है कि हमें भी बढ़िया करना है, उसने अच्छा किया है, हम भी कर सकते हैं। तो एक उस तरीके की भावना होती है जो बहुत ही पॉजिटिव सा माहौल बना देती है पूरी टीम के लिए। और एक किस्सा जो मुझे याद है और मैं नहीं भूलूँगी वो है कि मेरी ट्रेनिंग के बाद जब हम वापस आया करते थे तब हमें हमारा लंच का टाइम ख़त्म हो जाया करता था, तो मैंने लगभग 1 हफ़्ता पूरा मैं बिना लंच किए ही मुझे रहना पड़ा। वर्कआउट मैं सीधा फिर जिम चली जाती थी, जिम के बाद फिर डिनर करके फिर मेडिटेशन और सोना। बिल्कुल मनु, अब ये आखिरी सवाल है कि हम मनु को ओलंपिक के बाद अब दोबारा कब शूटिंग रेंज में देख सकते हैं? अभी तो 3 महीने की जो छुट्टी है उसके बाद तो बिल्कुल देख सकते हो आप कभी भी। यानी कि ISSF वर्ल्ड कप इस बार शायद आप मिस करेंगे? कॉम्पिटिशन्स में कुछ टाइम के लिए नहीं खेलूँगी अभी। चलिए, बिल्कुल कंपटीशन भले ही आप ना खेलिए, लेकिन अपनी रिदम को जो है वो आप इसी तरह से बनाए रखिए, क्योंकि मेडल का रंग लॉस एंजलिस में कहीं ना कहीं अब बदलना चाहिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मनु भाकर, जिन्होंने अपने खट्टी मीठे अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पेरिस ओलंपिक के दरमियान उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां थीं और उन्होंने उन चुनौतियों का किस तरह से सामना किया। बहरहाल अभी फ़िलहाल वो लंबा ब्रेक लेंगी, लेकिन ब्रेक के बाद उनका ये वादा है कि वो लॉस एंजलिस में कहीं ना कहीं मेडल के रंग को चेंज करके दिखाएंगी।